नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक क्लासेस डीरवाना के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि रसायन विज्ञान से संबंधित विषय का हम अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, और आपको पिछले 2 सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले। इसी प्रकार हम आज नए टॉपिक लेते हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे और जिससे संबंधित कुछ एक प्रश्न जो है एसएससी है, रेलवे है, पटवार है, पुलिस है, विभिन्न एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज का अपना अगला टॉपिक लेते हैं प्रतीक चिन्ह। सिंबल। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, परिभाषा क्या होगी, आपको पता है। ठीक है, सोडियम को Na से लिखा हुआ है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। पोटेशियम को K से लिखा हुआ है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। फेरस को Fe से लिख दिया, ठीक है। गोल्ड को Au से लिख दिया, ठीक है। चांदी को Ag से लिख दिया। ये सब क्या हो गए, प्रतीक चिन्ह। साहब लिखने का तरीका, उनको कैसे लिखते हैं, वो प्रतीक चिन्ह। लेकिन एक जो प्रश्न है, 2 प्रश्न बताता हूं प्रतीक चिन्ह के बारे में, जो कि एसएससी और रेलवे के अंदर पूछे गए। एसएससी में तो आपको पुराने पेपर के अंदर मिल जाएंगे। प्रश्न क्या है कि परिभाषा में प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, परिभाषा कि किसी तत्व का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है। एक प्रश्न आया हुआ है कि किसी तत्व का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रतीक चिन्ह। यानी किसी तत्व के संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, तत्व के नाम के संक्षिप्त रूप को। तत्व के नाम के संक्षिप्त रूप को क्या कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह तत्व के नाम के। दूसरी बात करें कि किसी तत्व के, दूसरा प्रश्न, किसी तत्व का एक परमाणु को प्रदर्शित करने वाला, ठीक है ना, यानी किसी तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, और प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ठीक है ना, क्योंकि सर्वप्रथम पहले बहुत ही कम तत्व खोजे गए, तब उनको क्या है कि याद रख लीजिए। लेकिन जब एक ही नाम के या एक जैसे नाम वाले, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले विभिन्न तत्वों की खोज हो गई, तो फिर सर्वप्रथम क्या किया गया, एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, ठीक है ना। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम क्या है कि एक सरल पद्धति प्रस्तुत की, प्रतीक चिन्हों की एक सरल पद्धति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी के प्रथम या प्रथम व द्वितीय, है ना, या तो अंग्रेजी का पहला अक्षर या फिर अंग्रेजी का पहला व दूसरा अक्षर, ठीक है, प्रथम या दूसरा अक्षर, इन 2 नामों से किसी का नाम शुरू किया गया। कई ऐसे तत्व हैं, जैसे ये सारे, जहां पर ये जो मैंने सारे लिखे ना, ये सारे के सारे प्रतीक जो चिन्ह नाम है ना, ये सब लैटिन भाषा में, यानी जिनमें खोजा गया उनकी मूल भाषा, ये सब लैटिन भाषा में है। तो इनको भी क्या किया कि लैटिन भाषा के भी प्रथम अक्षर या फिर प्रथम व द्वितीय अक्षर को मिलाकर क्या बनाया गया, प्रतीक चिन्ह बनाया गया, जिससे क्या हो सके कि इनको आसानी से याद रखा जा सके। जैसे नाइट्रोजन का हम बात करें तो प्रतीक चिन्ह N हो गया, ठीक है। अब इसका नेट्रियम है, सोडियम वैसे Na नेट्रियम है, तो नेट्रियम के अंदर यदि बात करेंगे तो इसका भी N से ही दे दिया, तो फिर क्या पता चलेगा कि नाइट्रोजन कौन सा है, नेट्रियम कौन सा है, ठीक है, नहीं, सोडियम कौन सा है, इसलिए दूसरा अक्षर साथ में और ले लिया, नेट्रियम का Na, ठीक है ना। इनमें क्या हो गया, अब विभेद हो गया, आसानी से याद हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार तो प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता इसलिए पड़ी। प्रश्न जो है, तीनों प्रश्न पूछे हुए, तत्व के नाम के संक्षिप्त रूप को क्या कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह। किसी तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करने को क्या कहा जाता है, वो भी प्रतीक चिन्ह। और किसने दिया सबसे पहले पद्धति प्रतीक चिन्ह के बारे में, किसने बताया, तो बर्जीलियस ने बताया। ठीक है, ये तीनों ही प्रश्न हो गए। आगे हम अगला टॉपिक लेते हैं अपना, जिससे इससे प्रश्न बने हैं। उसी प्रकार अगला टॉपिक
हम लेते हैं संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना। संयोजकता की यदि बात करें तो संयोजकता क्या होती है, देखो सबसे सीधी सरल परिभाषा तो ये होती है कि किसी तत्व के परस्पर संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी आपने देखे होंगे NaCl, FeCl, ठीक है, जो भी आपस में दो तत्व जुड़ रहे हैं, दो परमाणु जुड़ रहे हैं, तो उनके आपस में संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता। तो सबसे सरल परिभाषा यदि क्या करें तो तत्वों के संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। दूसरी परिभाषा इसको और थोड़ा सरल करें तो क्या हो जाएगी कि तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा ठीक है साझेदारी करना, ये क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। परिभाषा को देखिए एकदम आराम से कि तत्वों के द्वारा या उसके परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ग्रहण करना या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाकर साझेदारी कर लेना, उसे भी हम क्या कह देते हैं, संयोजकता, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक चीज निकालता है अपन यहां से, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग जो करता है वह हमेशा बनाता है धन आयन, यानी उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। दान देने वाला है तो धनी हो गया, और जो ग्रहण करता है, ठीक है, वो है बनाता है ऋण आयन यानी नेगेटिव आयन, उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। जैसे सोडियम पे लिखा हुआ रहता है Na+, क्लोरीन पे लिखा हुआ रहता है Cl-, ठीक है ना। इसका मतलब क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, दान दिया है, ठीक है। ये धनायन, त्यागने से धनायन बनेगा, ग्रहण करने से ऋणायन बनेगा। तो क्या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन के आपस में संयोग से बनने वाले, ठीक है, नए तत्व, तो इनका संयोग जहां पर हो जाता हो आपस में, इनका धनायन का और ऋणायन का आदान प्रदान जहां होता हो, वह भी क्या कहलाती है, संयोजकता। यानी किसी पर तो धनायन लाएगा, किसी पर ऋणायन आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ग्रहण होगा या साझेदारी करेगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है ना। तो ये हो गई परिभाषा संयोजकता की। एक दूसरी, एक छोटी सी एक हेडिंग और लेते हैं यहां पर, परिवर्ती संयोजकता, ठीक है ना। परिवर्ती संयोजकता का मतलब हो गया जो लगातार परिवर्तन, यानी परिवर्तनशील संयोजकता। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं कि फेरस है, ठीक है ना, कॉपर है, Cu कॉपर, Fe फेरस, ये दो तत्व ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे FeCl2 भी बनता है और FeCl3 भी बनता है, ये दोनों ही हैं, स्थायी है, ठीक है, ये भी बनता है और ये भी बनता है। तो यहां पर फेरस की संयोजकता क्या हो गई, इसके अंदर तो हो गई 2 और इसमें संयोजकता कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब एक ही तत्व दो प्रकार की संयोजकता दर्शा रहा है, तो ये क्या होगी, परिवर्ती संयोजकता कहलाई। कॉपर की यदि हम बात करेंगे तो Cu2O, ठीक है, एक मैं लिखता हूं CuO, ये आपके एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है भाई, Cu कॉपर वाला, इसकी संयोजकता पूछेगी तो कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। अब यहां पर ये मत देखना कि इसमें जैसे 2 लगा हुआ था इसलिए 2 लिख दी, 3 लिखा हुआ था इसलिए 3 लिख दी, यहां पर 2 कॉपर हैं, ठीक है ना, कॉपर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन और कॉपर दोनों ही 1-1 है, इसलिए संयोजकता 2। यहां पर कॉपर 2 हो गए, एक कॉपर से 1 मिला, दूसरे कॉपर से दूसरा मिला, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, दोनों पूरे हो गए, तो संयोजकता कितनी हुई, एक कॉपर ने तो
एक ही दिया है, इसलिए संयोजकता एक है। यहाँ पर एक अकेले कॉपर ने 2 दिए, इसलिए संयोजकता कितनी हो गई? 2। ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है ना, कि संयोजकता का मान क्या होगा। अब यहाँ पर कई एग्जाम्पल क्या है, ऐसे ही याद रहते हैं, जैसे PCl5 याद रहता है, PCl3 याद रहता है, इसमें 3 ही रहेगी, PCl5 हो गई, इसमें 5 ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा लगता है कि ये कॉपर में भी यही होगा, 2 है 2 टिका दो, 1 है 1 लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा लेकिन, ठीक है ना। ये हो गई परिवर्ती संयोजकता, यानी एक से अधिक प्रकार की संयोजकता को दर्शाना क्या कहलाता है? परिवर्ती संयोजकता कहलाता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों संयोजकता के बारे में और परिवर्ती संयोजकता? उदाहरण आपके पास में सामने लिखता चल रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं रासायनिक बंध की, कि रासायनिक बंध क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। देखिए बंध का मतलब क्या हुआ कि दो लोगों का आपस में मिलना, साझेदारी होना, बंध बन गया, ठीक है, दो लोगों का आपस में मिलना बंध हो गया। तो रासायनिक तरीके से जब मिलेंगे कि नहीं, परमाणुओं का आपस में संयोग होना, तत्वों का संयोग होना आपस में, ठीक है, रासायनिक तरीके से या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से किसी भी प्रकार से हो, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक बंध। क्यों बनता है? ठीक है ना, रासायनिक बंध क्यों बनता है? प्रश्न पूछे यदि आपसे तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दो तत्व या दो से अधिक तत्व या परमाणु, उनके परमाणु क्या करते हैं? रासायनिक बंध बनाते हैं। लेकिन एक चीज का यहां पर ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो बताई थी आपको बात, कि अक्रिय गैस से, अक्रिय गैस है ना, जैसे हीलियम है, ठीक है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, रेडोन है, जिनोन है, ये जो अक्रिय गैसें हैं इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये क्रिया किसी से नहीं करते। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि बंध नहीं बनाते हैं, अपवाद होते हैं। ये अक्रिय गैसों के परमाणु अपवाद होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन बाकी और किसी तत्व के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वो कहलाता है रासायनिक बंध, यानी साझेदारी से आपस में संयोग करना, वो बंध कहलाता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये करते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार का होता है। पहला हम पढ़ते हैं विद्युत संयोजी, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं आयनिक बंध। विद्युत संयोजी या बंध हम लेते हैं, विद्युत संयोजी या आयनिक बंध। परिभाषा क्या हो जाएगी कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, वो क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी या आयनिक बंध। आयनिक बंध हम क्यों कह देंगे? क्योंकि अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने से तो क्या बनता है? धनायन, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या बनता है? ऋणायन। यानी फलस्वरूप, ठीक है ना, यदि दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कैसे यौगिक बनेंगे? या तो बनेंगे ऋणायन वाले या बनेंगे धनायन, यानी ऋणायन और धनायन का बनना दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो भी उनके मध्य बंध कैसा होगा? विद्युत संयोजी या आयनिक बंध होगा। उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जैसे मैंने कह दिया NaCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, KCl कह दिया। क्यों? क्योंकि सोडियम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7।
अब अष्टक यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दोनों को ये गोले वाली संरचना चाहिए। इसमें एक क्या है, अधिक है, इसमें एक क्या है, कम है, तो ये एक इधर बैठ जाएगा। यानी इसने एक दिया तब तो क्या आ गया, धनायन, इसने एक लिया तब क्या आ गया, ऋणायन। तो क्या हो गया, NaCl बन गया। यानी इन दोनों के मध्य बंध कैसा बना, आयनिक बंध बना, दोनों आयन बन गए, विद्युत संयोजी हो गए। विद्युत संयोजी इसलिए कह देते हैं इनके गुणों के आधार पर। यदि गुणों की हम बात करेंगे तो इनके क्वथनांक, ठीक है, वह गलनांक, ये हमेशा उच्च होते हैं, ठीक है, जल में विलय होते हैं, ठीक है। इनके ठोस जो है, ठोस अवस्था वो तो होती है कुचालक, किंतु गलित अवस्था वो क्या होती है, सुचालक होती है, ठीक है। ठोस अवस्था तो कुचालक होती है, ठीक है, NaCl ठोस है तो वो कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में क्या दर्शाएगा, ये सुचालक होते हैं विद्युत के। ये इनके गुण हैं, इसीलिए इन्हें विद्युत संयोजी भी कह देते हैं, ठीक है। ये विद्युत संयोजी या आयनिक बंध आपके सामने, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से या धनायन का या ऋणायन का बनना, उदाहरण आपके सामने है ही है, और गुण भी आपके सामने आ गए कि इस प्रकार जो बने बंध से यौगिक है उनके गुण क्या क्या होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, जल में विलय होते हैं, ठोस अवस्था कुचालक होती है, किंतु गलित अवस्था सुचालक होती है। दूसरा हम दूसरा बंध लेते हैं, साथ साथ में उतार रहे होंगे आप, उम्मीद और अपेक्षा ऐसे की जा सकती है आप लोगों से। दूसरा हम लेते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध सीधी सी देखो, एकदम से सीधा याद रखना है ना। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या, उसके ऊपर कैसा आता है, आयन, ऋण आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है उस, ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, धन आयन आता है भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाले पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आयन का आएगा, ठीक है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पर आवेश कैसा आता है, ऋण आयन। और अधातु तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो यहां पर हम सहसंयोजक बंध के बारे में सीधा कह सकते हैं कि दो अधातु तत्वों के मध्य बनने वाला बंध क्या होगा, सदैव सहसंयोजक होगा। या फिर हम कह सकते हैं ऋण आयन के मध्य बनने वाला बंध सदैव क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध, ठीक है ना, कहलाएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणुओं के संयोग द्वारा बना बंध, वो भी क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। पहला तो होता है एकल बंध, यानी किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य या दो तत्वों के मध्य केवल सिंगल बंध बना हो, ठीक है। जैसे उदाहरण की यदि बात करें तो H2, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सिंगल बंध द्वारा ही बंधे हुए रहते हैं, एक लाइन, ठीक है। ये तो हो गया एकल बंध। दूसरा इसका होता है डबल बॉन्ड या द्विबंध, ठीक है। उदाहरण जैसे हम बात करें तो H2O ले लो, CO2 ले लो, कैसे हो जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी एक ही तत्व है कि, देखिए ये द्वितीय वाली परिभाषा आपको क्लियर करने के लिए बताया है, एक ही, ठीक, एक तत्व है कि एक से अधिक परमाणुओं के संयोग द्वारा, तो हाइड्रोजन के दो हैं, एक से अधिक परमाणु है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन के एक से अधिक परमाणु है CO2 में यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज एक से अधिक परमाणुओं के द्वारा बने संयोग से बंध भी क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, द्विबंध के अंदर।
C हो जाएगा इसके अंदर त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य दो से अधिक बंध बने हो। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन यानी N2। ठीक है, नाइट्रोजन के मध्य क्या बनता है, त्रिबंध बना हुआ रहता है। ठीक है, ये उसके सहसंयोजक यौगिकों के सहसंयोजक बंध के प्रकार और उसके उदाहरण हो गए। यदि हम गुणों की बात करेंगे तो आयनिक बंध में हमने पढ़ा था कि गलनांक व क्वथनांक जो हैं गुण की, गलनांक व क्वथनांक इनके क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक प्रश्न है भाई आपके लिए दोस्तों, अपवाद। केमिस्ट्री में सीधी सी लाइन आती है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो अपवाद है यहां पर। अपवाद क्या है, हीरा, ठीक है, सिलिका, ये अपवाद हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। बल्कि साधारण सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे, निम्न होंगे। लेकिन अपवाद है हीरा और गलनांक। ठीक है, दूसरा हम इसका गुण बात करते हैं कि विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, यहां भी अपवाद है। यहां अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल की निब, पेंसिल में जो काम मिल जाती है ना वो लिखने वाली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना, होता सहसंयोजक यौगिक कोई, लेकिन फिर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। हीरा और ग्रेफाइट है कि इनकी संरचना क्या है, क्रिस्टल संरचना बना लेते हैं इनके अणु। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये इसके गुण। ठीक है, जल में अविलय रहेंगे। ये सहसंयोजक यौगिकों के गुण हो गए और इसके प्रकार हो गए, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। और ये परिभाषा तो दो ध्यान रखना कि दो ऋणायन आपस में मिले न, तो वहां पर क्या कर देना है, यहां पर देख लीजिए चाहे। ठीक है ना, ये अधातु है हाइड्रोजन। ठीक है ना, अपवाद है हाइड्रोजन भी। ठीक है, कोई कहेगा प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह नहीं, ये अपवाद है ये हाइड्रोजन, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है ना, आवर्त सारणी जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आवारा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह होते हुए भी अधातु की तरह गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, लेकिन होता है इसके ऊपर धनायन होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है इसलिए, लेकिन है अधातु, ये ऋणात्मक है। ठीक है ना, ये यहां पर इसीलिए मैंने उदाहरण लिया है भाई, नाइट्रोजन ऋणात्मक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, इसके खूब प्रश्न मिलेंगे आपको, मैंने बता दिया, हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, इसके अंदर ये द्विबंध, त्रिबंध है। इनके मध्य जो प्रश्न है आपके एसएससी रेलवे के पेपर उठाओगे तो एक दो प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, किसी न किसी शिफ्ट में या किसी न किसी डेट को, अलग अलग डेट को एग्जाम लगती है तो किसी न किसी डेट में मिलते हैं। तीसरा हम इसका जो बंध का प्रकार बात करते हैं वो है उपसह संयोजक। ठीक है, कोऑर्डिनेट। उपसह संयोजक, देखो उपसह संयोजक क्या है कि एक ही परमाणु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाए। मैं एकदम से अलग भाषा, सीधी सरल भाषा लिखी है, यानी कि भाग लेने वाले, बंध में भाग लेने वाले दो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक अकेला परमाणु करे, दूसरा परमाणु तो केवल नाम के लिए खड़ा रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी उन दोनों के साथ में कौन करे, एक परमाणु करे। तो ऐसा बंध क्या कहलाता है, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम यदि बात करेंगे तो O3 यानी ओजोन। ओजोन में क्या होता है, उपसह संयोजक बंध को सदैव किससे दर्शाया जाता है, एरो के निशान से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बंध कैसा बन गया, उपसह संयोजक बंध, यानी एक ही परमाणु के द्वारा दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाए तो ये क्या कहलाएगा, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। एक देखिए आगे कई बार प्रश्न आता है आपका सिग्मा बंध का।
ठीक है, और एक आता है पाई बंध का। कि सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या होता है। तो यहां पर सिग्मा बंध देखिए, ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला एकल बंध जो है, जैसे अभी एकल बंध जो लिया था ना H2 के अंदर, ये H और H, तो ये जो एकल बंध है ना, ये सदैव कैसा होगा, सिग्मा बंध होगा। लेकिन हमेशा बनने वाला दूसरा जो बंध होगा, पहला बंध जो बनेगा वो सदैव क्या कहलाएगा, सिग्मा बंध कहलाएगा। ये हमेशा कैसा होता है, मजबूत होता है। ठीक है, और ये दूसरा जो बंध बनेगा, जैसे नाइट्रोजन में अभी त्रिबंध पढ़ा था हमने, ठीक है ना, तो ये पहला बंध क्या हो गया, सिग्मा, बाकी क्या हो गए, पाई बंध। ठीक है ना, सिग्मा बंध, पाई बंध, तो ये हो गए सिग्मा और पाई बंध, यानी दो तत्वों या परमाणुओं के मध्य बनने वाला दूसरा जो बंध है वो क्या कहलाता है, पाई बंध। ये कमजोर होता है। ठीक है, ये कमजोर होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास के अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, और सारे प्रश्न लगभग आपके इस टॉपिक के अंदर सारे प्रश्न जो इससे जुड़े हुए हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।